अब देखो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दो विजातीय आवेश एक दूसरे के लिए आकर्षित करते हैं और दो सजातीय आवेश एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर आवेश लाइक चार्ज है, मतलब एक जैसे हैं, एक समान आवेश हैं, और अगर एक समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटाते हैं। अगर जो आवेश होंगे वो विपरीत प्रकृति के होंगे, मीन्स विजातीय आवेश होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव करेंगे, मीन्स आकर्षित करेंगे। या यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, कार्यकारी बल होता है, वो होता है प्रतिकर्षण बल। और जो दो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में कार्य करने वाला जो बल होता है वो होता है प्रतिकर्षण बल। और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में कार्यकारी जो बल होता है वो होता है आकर्षण। तो हम ऐसे कहेंगे यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए कि दो सजातीय बिंदु आवेशों को या दो सजातीय बिंदु आवेशों को या दो विजातीय बिंदु आवेशों को, तो जो सजातीय बिंदु आवेश होंगे उनके लिए पास लाने में, और जो विजातीय बिंदु आवेश होंगे मीन्स विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश होंगे उनके लिए दूर ले जाने में। दो सजातीय बिंदु आवेशों को पास लाने में और दो विजातीय बिंदु आवेशों को दूर लाने में या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य उस बनने वाले निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसे ही हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या फिर इसी के लिए हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक निकाय के लिए मान लेंगे कि ए बी है, जो एक निकाय है, ए बी एक निकाय है, और इस ए बी निकाय में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं। बिंदु ए पर रखा गया है एक प्लस Q1 आवेश और बिंदु बी पर रखा गया है एक प्लस Q2 बिंदु आवेश। ये दोनों बिंदु आवेश रखे, और मान लेंगे हम कि ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे या स्मॉल r दूरी पर रखे। दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, और यही बिंदु आवेश अब सजातीय प्रकृति के भी हो सकते हैं और विजातीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए जो दूसरा आवेश है अर्थात प्लस Q2 बिंदु आवेश है, इसको हम B पर ना रखा हुआ मान करके इसको यहाँ कहीं मानेंगे कि ये अनंत पर रखा हुआ। अब चूंकि जो पहला बिंदु आवेश होगा प्लस Q1 बिंदु आवेश होगा, इसका भी कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम ऐसा मान लेंगे कि प्लस Q1 बिंदु आवेश तो ये पर रखा हुआ है, लेकिन जो प्लस Q2 बिंदु आवेश है ये B पर ना रखा होकर के कहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा माना जा सकता है कि अनंत पर है। फिर अनंत से हम इस बिंदु आवेश के लिए बिंदु B पर लाएंगे, अनंत से इस बिंदु आवेश के लिए हम बिंदु B पर लाएंगे। और ये किसके अंतर्गत आएगा, देखना जहाँ यहाँ पे Q1 था, इसका भी तो यहाँ कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कार्यकारी या कार्य करने वाले प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र के लिए ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसके चारों तरफ तो वैद्युत क्षेत्र होगा। अब चूंकि हम अनंत से यहाँ बिंदु B पर का क्या ला रहे, अन्य कोई प्लस Q2 आवेश ला रहे, तो जब प्लस Q2 आवेश ला करके आएंगे हम, तो प्लस Q1 बिंदु आवेश होने के कारण इस पर कोई ना कोई ये बल कार्य, जैसे प्लस Q1 ए था और प्लस Q2 बिंदु आवेश यहाँ से लेकर आए हम, तो देखो प्लस Q1 ए हो गया और प्लस Q2 ए आ गया। दोनों आवेश कैसे हो गए, सजातीय आवेश, लाइक चार्ज हो जाएंगे। और जब दोनों ये लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब इसके समीप ला रहे आप, अनंत से इसके समीप ला रहे, तो इसके समीप लाओगे तो इसके वैद्युत क्षेत्र होने के कारण ये क्या करेगा, इसके लिए प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके लिए हम चाहें तो F, ये हो जाएगा प्रतिकर्षण बल
F। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ला करके एक निकाय की रचना करने में किया जाता है। यहाँ मान लिया था हमने अनंत है, वो अनंत से इस बिंदु आवेश के लिए मतलब B के लिए हम कहाँ पे लाए, सॉरी अनंत से इस बिंदु आवेश Q2 के लिए हम बिंदु B पर लेकर आए। और जब इसे हम बिंदु B पर लेकर के आएंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, वो भी प्रतिकर्षण बल के रूप में। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल ऐसे ही होगा, ये जैसे समान प्रकृति की हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया था पहले, ऐसी प्रारंभिक अवस्था में मान लिया था कि जो प्लस Q2 आवेश है ये बिंदु B पर ना होकर के अनंत पर है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि माना प्लस Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर के कहाँ पे है, अनंत पर। अब चूंकि ये है प्लस Q1, तो इस प्लस Q1 जो कि बिंदु आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है, इस प्लस Q1 बिंदु आवेश के कारण हम बिंदु B पर क्या करेंगे, वैद्युत विभव की गणना कर लेंगे। तो देखो प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव 1/4πε0 Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी R। सो Q की जगह क्या हो जाएगा, Q1/R। और क्या था विभव, सुविभव का मात्रा वोल्ट। अब चूंकि अनंत से लाए कहाँ पे है B, तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया, तो अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य ही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। सो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q। सो क्या लगा दिया, W बराबर Q2 इक्वल टू V। Q2 क्यों, ये है ना चार्ज, आवेश Q2 था, सो क्या हो गया Q2। W बराबर V का मान लगा दो 1/4πε0 Q1/R, इनटू में क्या था Q2। सो 1/4πε0 Q1 Q2/R कार्य है। सो कार्य का मात्रा क्या चलेगा, जो क्या कह सकते हैं हम कि जो यही कार्य की गणना की है या जो यही कार्य हमने निकाला है, यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाएगा, या यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U। अब चूंकि U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, यही क्या हो जाएगी, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब चूंकि हम इसके कुछ फैक्ट है इंपोर्टेंट नोट के रूप में लिखे गए हैं, उनके लिए समझ लेंगे हम कि अगर ये आवेश एक दूसरे के पास आ रहे हों, एक दूसरे से दूर जा रहे हों, इनकी प्रकृति सजातीय हो, इनकी प्रकृति विजातीय हो, ये लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, तब उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो पहला फैक्ट है जैसे यदि समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं, देखो कैसी प्रकृति की, समान मतलब सजातीय आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2। क्या कह सकते, यदि समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, अगर समान आवेशों को या सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं। अब देखो एक दूसरे के समीप ला रहे हैं किन के लिए, समान आवेशों सजातीय आवेशों के लिए। अब चाहे ऋण ही ऋण हो और चाहे धन ही धन हो, है तो कैसे, सजातीय मतलब समान उनकी प्रकृति है एक जैसी। जब पास लाओगे तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। सो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो अगर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो क्या हुआ, इसका मतलब कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं हम कि यदि समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाए या हम समीप लाएं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जिससे कि उन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और परंतु यदि इन्हें दूर ले जाया जाए या इन्हें हम दूर ले जाएं, अगर इन्हीं आवेशों के लिए हम दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि इन्हीं आवेशों के लिए हम दूर ले जाएं, अब दूर क्या आपको ले नहीं जाना पड़ेगा, प्रकृति तो है इनकी सजातीय, तो सजातीय आवेश तो वैसे भी एक दूसरे के लिए रिपेल करते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और जब ये एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या प्रतिकर्षण बल स्वयं कार्य करेगा। और जब प्रतिकर्षण बल स्वयं कार्य करेगा, आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो घट जाएगी। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
अब चूंकि दूसरा फैक्ट देखेंगे हम, सेकंड नोट देखेंगे, तो इसमें कह सकते हैं हम कि यदि विपरीत आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं, फर्स्ट फैक्ट में देखा हमने सजातीय आवेश, इसमें देखेंगे हम विजातीय आवेश। विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज, सजातीय आवेश लाइक चार्ज। तो विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं, लाओ विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप। तो विजातीय आवेश एक प्लस एक माइनस, मतलब एक प्लस क्यू हो जाए एक माइनस क्यू हो जाए, क्या करेंगे एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या, सॉरी जब विजातीय आवेश होंगे तो ये प्रतिकर्षित ना करके एक दूसरे के लिए आकर्षित करेंगे, और जब ये एक दूसरे के लिए आकर्षित करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के लिए आकर्षित करेंगे। तो कार्यकारी बल कौन सा होगा, आकर्षण बल, और आकर्षण बल तो ये स्वयं कार्य करेगा, और जब आकर्षण बल स्वयं कार्य करेगा आपके लिए आकर्षण बल के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब आकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी स्थितिज ऊर्जा। अगर आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती। तो इसी प्रकार से लिखा होगा कि यदि विपरीत आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, और परंतु यदि इन्हें दूर लाएं, विपरीत प्रकृति के हैं विजातीय आवेश, अब एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्योंकि बल कार्य करेगा। आकर्षण दूर ले जाओगे तो आकर्षण बल के विरुद्ध आपको बल लगाना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ कि आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और अगर कार्य करना पड़ेगा तो जो इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा, देखो कि यदि विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप लाएं तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, और अगर इन्हें दूर ले जाएं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसी के साथ आपका टॉपिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा फिनिश हुआ। विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला फिनिश कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे हम समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस समविभव पृष्ठ कहलाता क्या है, तो इसके लिए भी हम ध्यान से समझ ले रहे हैं। जैसे कि नाम से डिक्लेयर होता है कि सम मीन्स हो जाएगा समान, समान मतलब बराबर, विभव मतलब हो जाएगा विभव, और पृष्ठ मतलब हो जाएगा पृष्ठ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक कोई ऐसा पृष्ठ, ऐसी सरफेस जिस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, उस पृष्ठ के लिए ही हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेकर के चलेंगे कि यह एक कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश, ये मान लिया हमने कि ये कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश है। अब यह प्लस क्यू बिंदु आवेश, जब ये कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश होगा तो इसका कोई वैद्युत क्षेत्र भी होगा। अब इसका वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इससे पहले आप लेसन 1 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऋणावेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। अगर कोई घनावेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, उसकी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखो प्लस क्यू बिंदु आवेश है। अब प्लस क्यू बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अर्थात इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से आवेश से बाहर की ओर होती हैं, मतलब ऐसे होती हैं। ये हो जाएंगी इसकी वैद्युत बल, ये है इसकी वैद्युत बल जो बिंदु आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं या बाहर की ओर हो जाती है। तो अब इन बल रेखाओं के अंदर का जितना भी क्षेत्र होगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई पृष्ठ लें, जैसे ये हो गया हमारा प्लस क्यू बिंदु आवेश, तो इसके बाहर हम कोई ऐसा कोई एक पृष्ठ मान लें, सरफेस। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं कि कोई फुटबॉल ले लें या कोई गेंद ले लें, तो गेंद के बीच में प्लस क्यू के लिए अगर हम सेंटर मान लें और उसके चारों ओर एक पृष्ठ मान लें, उसका जो सरफेस होगा वो पृष्ठ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो या बराबर हो, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे देखो ये लिया हमने सरफेस, जो कि डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया है, प्रदर्शित किया गया है। तो अगर हम इसके इस बिंदु पर देखें, इस बिंदु पर देखें, इस बिंदु पर देखें, मतलब कहीं भी किसी भी बिंदु पर देख लें, तो प्रत्येक बिंदु पे, हर एक बिंदु पे इसका जो वैद्युत विभव होगा वो समान होगा। जैसे देखते हैं, मान लिया हमने कि ये कोई बिंदु ये हो गया और ये कोई बिंदु बी हो गया, दो बिंदु मान लिए। अब यहाँ पे भी जो इसका विभव होगा वो भी उतना ही होगा जितना कि विभव यहाँ बिंदु बी पर होगा।
दोनों जगह पे, हर एक जगह कहीं भी बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर जगह पे इसका वैद्युत विभव समान होगा। अब जब हर जगह पे इसका वैद्युत विभव समान होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इस सरफेस का विभवांतर क्या होगा, तब इस सरफेस का जो विभवांतर होगा वो जीरो होगा। कैसे कह सकते हैं हम कि विभवांतर जीरो होगा, आप चेक करके भी देख सकते हैं। डेल्टा V इक्वल टू विभवांतर, डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB, तो डेल्टा V इक्वल सूत्र लगा दो, जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा, तो जितना विभव यहाँ पे होगा उतना विभव यहाँ पे आएगा। सो क्या स्पष्ट हो जाएगा कि इसका विभवांतर समान होगा। विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, जितना विभव इधर जितना विभव इधर, हर जगह पे विभव समान है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब विभवांतर जीरो होगा तब हम क्या कह सकते, अगर विभवांतर जीरो होगा तो हम क्या कह सकते कि इसी पृष्ठ पर, मतलब क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, या हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, विभवांतर शून्य है। चाहो तो विभवांतर की परिभाषा लगा दो, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V, तो डेल्टा V का मान क्या लगा दोगे, जीरो, Q में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि इस सरफेस पे अगर आप किसी भी बिंदु आवेश को एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी ले जाओगे तो आपके लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, या किए गए कार्य का मान शून्य होगा या जीरो होगा। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा केवल इसलिए होगा कि जब ये बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। कहने का मतलब ये है वैद्युत क्षेत्र, तो ये बिंदु आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब देखो ये ली हमने सरफेस, तो आप जानते हो अगर हम प्लस Q के लिए कोई केंद्र मान लें तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर, इसको केंद्र मान लेंगे, सो केंद्र से ये हो जाएगी इसकी परिधि, सो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा अर्थात त्रिज्या प्रत्येक स्थिति में लंब होती है। तो क्या कह सकते हैं कि ये लंब होगा, तो क्या कह देंगे कि प्लस Q बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होना चाहिए, या लंबवत रखा होना ज़्यादा जरूरी होगा। तो फिर क्या कह सकते हैं हम कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी या जो वैद्युत रेखाएं होंगी इस पूरे सरफेस पर या इस पूरे पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी या त्रिज्यीय होंगी। तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, किसी भी पृष्ठ पर ये खींची गई जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अगर हम बात करें कि कोई प्लस Q बिंदु आवेश ले लें तो माइनस Q बिंदु आवेश ले लें, यदि हम उसका संपर्क पृथ्वी से करवा दें या उन आवेशों के लिए अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें किसी वायर के माध्यम से, तब उनका विभव क्या होगा, तब उनके विभवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब इसके लिए हम कैसे ध्यान रख सकते। तो उसका तरीका ये होगा कि मान लें हम कि कोई प्लस Q बिंदु आवेश है, प्लस Q बिंदु आवेश है जिसका विभव जीरो से कुछ ज़्यादा होगा, मतलब धनात्मक है। तो क्या कह सकते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी धनावेश के लिए पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया जाता है तब उसका विभव शून्य हो जाता है। उसका विभव शून्य क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो मेन कारण है, इसका मेन रीज़न ये है कि जो जितने भी उस बिंदु आवेश के या उस चालक के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन उनके लिए, उन आवेशों के लिए क्या कर देते हैं, आवेश रहित, या उसके लिए आवेश रहित कर देते हैं। जब उसको आवेश रहित कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका विभव जीरो हो जाएगा। चलो इसके लिए और आगे भी डिस्क्राइब करेंगे हम।